आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं विच इज़ एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो ये हमारे सेकेंड टर्म का मैक्रो इकोनॉमिक्स में पहला यूनिट है, दूसरा यूनिट है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो काफ़ी ज़्यादा जिसमें बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आइए अब इस यूनिट को शुरू करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड होता क्या है? तो एग्रीगेट डिमांड मतलब इट रिफर्स टू टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। यानी एक साल के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हो रहा है, डिमांड हो रहा है एक इकोनॉमी में। एक इकोनॉमी के अंदर एक साल में कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज की क्या हो रही है, डिमांड हो रही है। जब इसी को एक्सप्रेस किया जाता है तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। क्योंकि एग्रीगेट का मतलब होता है क्या, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। तो टोटल डिमांड से मतलब है कि एक साल के अंदर हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का, कितने रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज का क्या हुआ, डिमांड हुआ। तो इट रेफर्स टू टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो हमारा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है, तो ये हमारा हो गया एग्रीगेट डिमांड। तो यहाँ मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, आप देख सकते हो साल भर में कितना डिमांड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का इकोनॉमी में एक अकाउंटिंग ईयर में। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड की। यानी एग्रीगेट डिमांड किन किन चीज़ों से मिलके बना है, कौन कौन सी चीज़ें एग्रीगेट डिमांड में ली जाती हैं। तो एग्रीगेट डिमांड में बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं देख लेते हैं। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर या पर्सनल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर या पर्सनल एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हम हाउस होल्ड करते हैं अपने नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ये एक ऐसे खर्चे हैं जिनको हम सारे हाउस होल्ड करेंगे अपने नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो ये पर्सनल फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। दूसरा होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब वो सारे खर्चे जो सरकार कर रही है देश के लिए। कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, देश में डिफेंस एंड लॉ को मेंटेन रखने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भी नए नए प्रोग्राम्स लागू हो रहे हैं, उनको जो भी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, तो ये सब जो भी खर्चे हैं जो एक कंट्री को रन कराने के लिए ज़रूरी हैं, तो वो खर्चे जो गवर्नमेंट कर रही है वो खर्चे किसमें आएंगे, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किए जाएंगे। तीसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जिसको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब वो खर्चे, ये खर्चे नहीं है, ये अपने आप में एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो हम प्राइवेट फर्म्स या गवर्नमेंट भी करती है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करने जाएं तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, पहला ऑटोनोमस और दूसरा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हर इनकम लेवल पर कांस्टेंट रहेगा। मतलब इनकम आपकी बढ़े चाहे कम हो जाए, इस इन्वेस्टमेंट पर उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। एक बार जितना ले लिया गया ये थ्रू आउट पूरा उसी वैल्यू पर चलता रहेगा। तो इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल इनकम लेवल। जबकि अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के साथ चेंज होता रहेगा। वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के साथ क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम के थ्रू, एक ग्राफ के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। देख लीजिए, यहाँ वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हमारा इन्वेस्टमेंट है और एक्स एक्सिस पर हमारी इनकम है। ठीक है, तो देखिए इनकम चाहे कुछ भी हो जाए, देखो ये चाहे हम 100 इनकम ले लें, चाहे हम 200 इनकम ले लें, चाहे हम 300 इनकम ले लें, हमारी इनकम चाहे जो भी हो जाए, ये इन्वेस्टमेंट सपोज 100 पर है तो 100 पर कांस्टेंट बना हुआ है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कभी चेंज नहीं होता आपकी इनकम के साथ। दैट इज द रीजन ये हर इनकम लेवल पर क्या है, 100 ही बना हुआ है। दैट इज द रीजन इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का हो गया। अब अगर हम बात इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की करने जाएं तो जैसा मैंने कहा था कि ये इनकम के साथ चेंज होगा।
और पॉजिटिवली चेंज होगा। तो देखो यहाँ पर वाई एक्सेस पर इन्वेस्टमेंट है, एक्स एक्सेस पर इनकम है। अब सपोज आपकी इनकम जब 100 थी तो आपका इन्वेस्टमेंट 10 था, और जब आपकी इन्वेस्टमेंट 200 हो गई तो आपका आपकी इनकम जब 100 थी तो आपका इन्वेस्टमेंट 10 था, और जब आपकी इनकम 200 हो गई तो सपोज आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 20 हो गया। तो यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी क्या होता चला गया, बढ़ता गया। तो यहाँ पर जो स्लोप बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव स्लोप मूविंग अपवर्ड। ये इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, पॉजिटिव स्लोप मूविंग अपवर्ड। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। चौथा कंपोनेंट जो होता है वो क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट जो निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट होता क्या है, नेट एक्सपोर्ट मतलब वो वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की जो हम दूसरे कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज जिनको हम दूसरे कंट्रीज में क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उनकी मनी वैल्यू, वो क्या है, नेट एक्सपोर्ट है। तो अब अगर हमसे कोई कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछता है तो हम सिंपली उसको ये बता सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू क्या, सी यानी पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस आई यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस जी यानी गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और चौथा जो कंपोनेंट्स है वो है हमारा नेट एक्सपोर्ट का, जिसको हम ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं, एक्स माइनस एम। एक्स क्या है, ये एक्स है एक्सपोर्ट, और ये एम क्या है, जैसे एम इज इंपोर्ट। ठीक है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हम नेट एक्सपोर्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हो गए इसके। तो ये हमारा एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का पूरा टॉपिक है। अब हमारा अगला टॉपिक है एडी इन टू सेक्टर मॉडल। तो अभी हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड तो पढ़ लिया कि एग्रीगेट डिमांड होता क्या है, किन चीज़ों से मिलके ये बना है। अब हम यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को टू सेक्टर मॉडल में पढ़ेंगे। टू सेक्टर, अभी जैसा मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि एडी 4 चीज़ों से मिलके बना है, कंजम्पशन यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम हाउस होल्ड भी बोलते हैं, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा नेट एक्सपोर्ट। तो होते तो बेसिकली 4 हैं, लेकिन जॉन कीन्स जो थे, जिनको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिकली 2 चीज़ों को कंसीडर किया। वो था पहला कंजम्पशन यानी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, और दूसरा था इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यानी उन्होंने मान लिया कि बेसिकली किसी भी इकोनॉमी में 2 लोग हैं, एक प्रोड्यूसर है और एक कौन है, हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड जो कंजम्पशन करता है और प्रोड्यूसर जो है वो इन्वेस्टमेंट करता है। तो इन 2 लोगों को लेके ही हमें एग्रीगेट डिमांड के इस कंप्लीट टॉपिक को क्या करना है, समझना है। तो आइए अब देखते हैं एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर। तो जैसा मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कीन्स इंक्लूडेड ओनली 2 डिमांड, जिसको हम एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। क्या है, पहला कंजम्पशन और दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो एडी बेसिकली किन 2 चीज़ों से मिलके यहाँ बनेगा, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा। आगे अब और बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक शेड्यूल बनाया है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, इनकम है, कंजम्पशन है, इन्वेस्टमेंट है, एग्रीगेट डिमांड है। तो देखिए यहाँ इनकम जो है, शेड्यूल मैं वही ले रहा हूँ जो मैंने पीछे 1-2 बार डिस्कस किया भी है। मैं सेम वैल्यूज़ को लेके यहाँ पर इस शेड्यूल को भी तैयार करूँगा। तो यहाँ इनकम है, क्योंकि इनकम जो होती है वही कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को कहीं ना कहीं, खासतौर पर कंजम्पशन को वही डिसाइड करती है। तो इनकम हमारा 0 है और 0 इनकम पर हमारा कंजम्पशन कितना है, 40 है। 40 क्यों है, इनकम तो कुछ भी नहीं है, कंजम्पशन 40 कैसे हो गया? तो पहले बता चुके हैं कि हमारी सर्वाइवल के लिए 0 लेवल ऑफ इनकम पर भी हमारे कुछ कंजम्पशन होते हैं, जिनको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर हमारा कंजम्पशन 40 है और इन्वेस्टमेंट कितना है, 40। तो 40 + 40 यानी C + I कर दिया, तो एग्रीगेट डिमांड कितना आ गया, 80 आ गया। तो 0 लेवल ऑफ इनकम पर एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई, 80। अब आगे देखिए, इनकम बढ़ा, 0 से 100 हो गया। 100 हुआ तो आप जानते हो कि कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम। कंजम्पशन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इनकम, मतलब अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, और इनकम घटेगी तो कंजम्पशन भी घटेगा। तो यहाँ देखो, इनकम बढ़ रही है और कंजम्पशन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि इनकम में जितना चेंज आएगा वो हमेशा ज़्यादा होगा
कंजम्पशन में आने वाले चेंज से। यानी बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा वाई जो होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा किससे, डेल्टा सी से। अब तुम्हारी इनकम 100 रुपये बढ़ गई तो तुम अपने खर्चे 200 रुपये तो बढ़ा नहीं दोगे, तुम्हारे खर्चे 100 रुपये के अंदर ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक वैसे ही 100 रुपये इनकम बढ़ी तो हमारा कंजम्पशन कितना हो गया, 120 हो गया, मतलब चेंज कितना आया कंजम्पशन में, 80 रुपीज़ का। ठीक वैसे ही 200 हुई तो कंजम्पशन 200 हो गया, 300 इनकम हुई तो कंजम्पशन 280 हो गया, 400 हुई तो 360, 500 तो 440। मैंने कंजम्पशन को 80 की रेट से बढ़ाया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा ऑटोनोमस है, यानी कांस्टेंट है एट ऑल लेवल ऑफ इनकम विच इज 40, ओके। तो इन्वेस्टमेंट को मैंने ऑटोनोमस रखा है, मैंने बता दिया है ऑलरेडी पहले कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके, AD = C + I होता है, तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को जोड़ते गए हमको एग्रीगेट डिमांड मिलता गया। अब ये एक डायग्राम हुआ है तैयार, तो y एक्सिस है हमारा, ये x एक्सिस है, x एक्सिस हमारी इनकम को डिनोट करेगा और y एक्सिस कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एग्रीगेट डिमांड, इन तीनों चीज़ों को हम y एक्सिस पर ही प्लॉट करेंगे। तो देखो अब इन्वेस्टमेंट क्योंकि क्या है, कांस्टेंट बना हुआ है 40 पे, तो मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया पैरेलल टू x एक्सिस, जो क्या हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट हो गया 40 पर। फिर कंजम्पशन को देखो, कंजम्पशन भी 40 से ही शुरू हो रहा है, तो कंजम्पशन 40 से शुरू हो रहा है, कांस्टेंट रेट से फिर ऊपर जा रहा है, तो 40 से शुरू हो रहा है तो 40 से ही कंजम्पशन लाइन को भी शुरू करेंगे और स्ट्रेट लाइन अपवर्ड लेके जाएंगे। ये कंजम्पशन कर्व हो गया क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक है। AD की बात करें तो AD कहाँ से शुरू हुआ है, 80 से, यानी 80 से, यानी यहाँ से थोड़ा ऊपर, तो 80 से शुरू हुआ और फिर कांस्टेंट रेट से ये भी बढ़ता गया। तो AD का जो कर्व है वो 80 से, मान लिया मैंने 80 यहाँ पर है, तो यहाँ से मैंने स्ट्रेट लाइन मूविंग अपवर्ड ले लिया, ये AD हो गया। अब AD और C के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये दोनों कर्व के बीच में जो डिफरेंस है, जो रीजन दिख रहा है, वो इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया इस कंप्लीट शेड्यूल का, ठीक है। तो AD इन 2 सेक्टर मॉडल को अगर हमें पढ़ना है तो AD इन 2 सेक्टर मॉडल को इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करने जाएं तो पहला है कि कंजम्पशन स्लोप इज पॉजिटिव स्लोप। कंजम्पशन स्लोप जो होता है वो कैसा स्लोप होता है, पॉजिटिव स्लोप होता है। पॉजिटिव स्लोप मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन भी क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो आप देख भी रहे हो कंजम्पशन स्लोप ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो लिखा है एज इट इंक्रीज विथ इनकम, बिकॉज कंजम्पशन इंक्रीजेज विथ इनकम, तो ये अपवर्ड होगा मूविंग। उसके बाद कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम 40, कंजम्पशन कर्व 40 से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कभी जीरो होता नहीं है, C कैन नेवर बी जीरो। हम यहाँ लिख सकते हैं C कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। तो दैट इज द रीजन यहाँ 40 से शुरू हुआ ये, और ये जो रीजन है ये C बार कहलाएगा। ये देख रहे हो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है 0 और 40 के बीच का जो रीजन है ये C बार है, यानी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, हम समझ ही रहे हैं यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन है तो मतलब ऑटोनोमस ही होगा, कांस्टेंट होगा हर लेवल ऑफ इनकम पर। और AD क्या है, 80 से शुरू हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का समेशन है, तो ये ऑब्वियसली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ही होगा, तो ये 80 से शुरू होकर अपवर्ड हो गया। बिकॉज ये भी AD जो है वो भी क्या है, इनकम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर इनकम बढ़ेगी तो AD भी बढ़ेगा, और अगर हमारी इनकम घटेगी तो हमारा AD भी क्या होगा, घटेगा। तो ये कंप्लीट टॉपिक है AD इन 2 सेक्टर मॉडल का, इसको नोट कर लीजिए, और कोई डाउट हो तो वो आप उसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।